हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास स्टार्ट हो रही है, लेकिन अब ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। कंटिन्यू का मतलब ये है कि हो सकता है आपको रोज़ाना ना मिले क्लास, लेकिन एक दो दिन में इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी कोई ना कोई वीडियो आपको एक रोज़ाना दिया करूँ। तो अभी तक के लिए जो क्लास में बंद थी उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी, क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में था और उसकी वजह से मैं ये क्लास नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, तो वो मैं कराऊंगा। वो कैसे भी कराऊं, मैं कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ज़्यादा देर न करते हुए। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ना है हमको। जो रॉबर्ट क्लाइव से लेके और जो माउंट बेटन तक रहते हैं उन सभी को पढ़ना है। और चक्रवर्ती गोपालाचारी जो कि भारतीय पहले गवर्नर होते हैं, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर होते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ना है हमको। तो सारे के सारे एक ही बार में पढ़ना है, एक ही क्लास में पढ़ लेना है। तो बने रहिए लास्ट तक क्लास, और क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर ये आपको दिख रहा होगा। बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये पहला गवर्नर था भारत पे, और इसी ने जो के क्या बोलता हूँ अंग्रेजी शासन है उसको जो कायम किया था, वो इसी के जरिए अंग्रेजी शासन भारत पे आया था। ये बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो आता है वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने मुख्य आपके लिख रखे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। क्या है, बंगाल का अंतिम गवर्नर आपका कौन सा है? वारेन हेस्टिंग। ये अंतिम गवर्नर है आपका बंगाल का। लेकिन यही वारेन हेस्टिंग आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर तो है ही, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग ही है। क्या बोला मैंने? बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और पहला गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का ही है वो भी आपका क्या है? वारेन हेस्टिंग है। और ये 1773 के एक्ट से बना था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट से बना था। 1773 के एक्ट से ये बना था। पहला ये एक्ट था और पहले एक्ट से ये गवर्नर जनरल बना था। फिर क्या है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल हम पढ़ेंगे जो कि विलियम बेंटिंक हैं। कौन है? विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। अभी तक हम बंगाल के पढ़ रहे थे, अब भारत का जो पहला गवर्नर जनरल होगा वो आपका कौन सा होगा? वो भी विलियम बेंटिंक, और ये 1833 के चार्टर एक्ट से बनता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कौन है ये? लॉर्ड कैनिंग है। और यही भारत के पहले वायसराय भी हैं। यहाँ पे देखिए, भारत का पहला वायसराय। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय ये क्या है, मैं आगे बताऊंगा क्या है। तो कैनिंग ही है। ये 1858 के एक्ट से बने थे, जब स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, एक क्रांति हुई थी 1857 की, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, पिछली क्लास में ही पढ़ी है। तो उसके बाद ये 1858 के एक्ट से ये एक वायसराय बना दिया गया था, गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था। भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंट बेटन। ये वायसराय चलते रहेंगे, अंतिम माउंट बेटन आएगा। उसके बाद फिर से आपका क्या होगा? गवर्नर जनरल आएगा, और ये स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका माउंट बेटन ही होगा। उसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो आपके कौन होंगे? वो आपके होंगे चक्रवर्ती गोपालाचारी। तो ये आपके क्या हैं? ये रहने वाले हैं। इतने हमको, मतलब इतने तो नहीं पढ़ने, तो बहुत सारे हैं मुझको, लेकिन ये क्या है मैंने वो बता दिए, जो पहले अंतिम पहले अंतिम पहले अंतिम, ये मैंने बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक वायसराय को पढ़ते हैं, और देखिए एक एक वायसराय के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पे कौन सा कलर ले लूँ? मैं यहाँ पे ये ब्लू वाला कलर ले लेता हूँ, थोड़ा साइज भी इसका कम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बंगाल के गवर्नर के बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल का सबसे पहला जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। ये कलर मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, रेड ही ले लेता हूँ। क्या है, बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर रहते हैं। फिर एक बार 1765 में आते हैं, और 1765 से 1767 तक ये गवर्नर रहते हैं। ठीक है।
अब इनके कार्यकाल में क्या हुआ या इन्होंने क्या किया भारत में, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। भारत पर अंग्रेजी शासन का इसे जन्मदाता कहा जाता है। भारत में जो अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजों ने भारत पे जो राज्य किया, वो रॉबर्ट क्लाइव की ही देन है। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा व्यक्ति था, अगर रॉबर्ट क्लाइव ना होता तो शायद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो पाता। रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति है जिसने भारत को कब्जे में ले लिया था। और प्लासी का युद्ध हुआ था इसी के काल में, इसी से हुआ था, सिराजुद्दौला के साथ, इसके साथ प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध ने ही ये डिसाइड कर दिया था कि अब भारत पे शासन अंग्रेजों का होने वाला है। और बंगाल में इसने द्वैत शासन लगाया था। अब ये द्वैत शासन मैंने आपको बताया होगा, पॉलिटी की क्लास में भी बताया होगा, हालांकि पॉलिटी अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं कराई है मैंने। अब मेरा ये इरादा है कि मैं पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करा देता हूँ, फिर पॉलिटी की क्लास को कंप्लीट कराऊंगा, फिर ज्योग्राफी की, फिर इकोनॉमी की, फिर एक एक करके एक एक चैप्टर को कराता चला जाऊंगा। तो बंगाल में द्वैत शासन, ये द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन लागू किया कब? अगस्त 1765। अगस्त 1765 क्या? एक 16 अगस्त को आपने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था कि इलाहाबाद की संधि होती है युद्ध के बाद। 1764 का जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधियां होती हैं। ठीक है, प्लासी का युद्ध तो इसके काल में हुआ ही है, इसके काल में। अब बक्सर का युद्ध, लेकिन वो इसके काल में नहीं हुआ है, वो हम आगे भी बात करेंगे किसके काल में हुआ है। लेकिन जो क्या बोलता हूँ, इलाहाबाद की संधि हुई थी वो आपकी इसी ने कराई थी 1765 में। एक 16 अगस्त को हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी। और उस समय जो भारत पे शासन, मतलब जो राजा था वो कौन था? शाह आलम सेकंड था। और ये व्यक्ति 1760 से लेके 1806 तक शासन करता है भारत पे। 1760 से लेके 1806 तक, यानी कि 46 साल का इसका शासन रहता है। इलाहाबाद की संधियां होती हैं। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो आपके दीवानी राइट होते हैं वो अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। अब अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, अब अंग्रेजों के पास जो ये राइट आए थे, तो अंग्रेजों ने ये दीवानी थे ये दो भारतीयों को दे रखे थे। एक तो आपका बंगाल के मोहम्मद रजा खान थे और एक आपके बिहार के राजा सिताब राय थे। इनको ये क्यों दे रखे थे? अब पहले तो यही समझ लीजिए कि दीवानी राइट क्या होते थे। जो भी आप टैक्स वसूलेंगे, जो भी आप लगान वसूलेंगे, जो भी आप कर वसूलेंगे, यानी कि जो भी भारत से इनकम करने का एक स्रोत है, जो टैक्स होता है, एग्रीकल्चर टैक्स, बहुत सारे टैक्स, तो वो सब अब अंग्रेज रखेंगे। लेकिन अंग्रेज खुद तो वसूलेंगे नहीं, उन्होंने दो भारतीयों को यहाँ पे जिम्मेवारी दे दी थी, तो वही लोग ये वसूल रहे थे। बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के राजा सिताब राय, और उड़ीसा के भी एक व्यक्ति थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये लोग क्या थे, भारतीय क्या कर रहे थे, टैक्स वसूल रहे थे। अब यहाँ पे जो मैंने बताया है द्वैत शासन, ये द्वैत शासन 1765 से लेके 72 तक रहा है। अब इस द्वैत शासन के जनक हैं लियोनस कार्टियस। मतलब ये द्वैत शासन व्यवस्था, ये द्वैत शासन शब्द ये आया कहाँ से? तो एक व्यक्ति हैं लियोनस कार्टियस, उनकी एक बुक है डायरकी, उन्हीं की बुक में ये कॉन्सेप्ट मिलता है डायरकी का, द्वैत शासन का। डायरकी बोले तो द्वैत शासन, डायरकी का मीनिंग ही होता है द्वैत शासन। अब इसने क्या किया, प्रशासनिक शक्ति नवाब के हाथ में, और जो राजस्व वसूली थी वो आपकी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। प्रशासनिक मतलब शासन व्यवस्था, कोई भी कार्य आप करेंगे, लेकिन जो उससे पैदावारी होगी वो हम रखेंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को दुकान में बैठा दिया तो दुकान का पूरा वही चलाएगा, लेकिन जो उससे आमदनी होगी वो कोई और ले रहा है, तो यही द्वैत शासन हो जाता है। तो अब क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ब्रिटेन में जाकर इसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि इसने भारत में बहुत गंदे गंदे काम किए थे, और इसकी वजह से जब ये ब्रिटेन में गया तो इसको ब्रिटेन में बड़ा ही लज्जित होना पड़ा, क्योंकि बुराई किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, बुरे आदमी को भी बुराई अच्छी नहीं लगती है। तो उसने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी, ये सब देख के कि मैंने कितना बड़ा, मतलब कितना भयंकर ये पाप किया है, कितनी मतलब गलत नीतियां भारत के खिलाफ इस्तेमाल की हैं, तो इसने जाके आत्महत्या कर ली थी। अब उसके बाद जो दूसरे मतलब और भी गवर्नर आते हैं, लेकिन इसके बाद में जो गवर्नर आता है वो हॉलबेल है। एक हॉलबेल के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हम सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सबको पढ़ना है, जो कि काम का नहीं उसको भी पढ़ना है। क्योंकि और आपको भी क्या करना है, आपको भी तो वही काम में आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा कोई भी गवर्नर नहीं छोड़ने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और इसमें आपको ना मिले। तो हॉलबेल 1760 में आया था। 1760 में ये क्या था, गवर्नर था। और 1760 में ये गवर्नर था, मतलब 1760 में नहीं, 1760 तक था, 1760 तक था। अब इसके काल में एक घटना होती है,
ब्लैक होल की घटना होती है इसके काल में। और ये जो ब्लैक होल की घटना होती है वो 20 जून 1756 को होती है। इसकी यही एक इम्पोर्टेंट घटना है। देखिए ये 1760 में गवर्नर बना, लेकिन ये घटना हुई 1756 में, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसके बारे में बताना है, क्योंकि इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी जो घटना है, इसमें इसकी घटना क्या है, सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे मतलब अटैक किया था, और कासिम बाजार पे अटैक करके उसमें 146 इसने क्या किए थे, अंग्रेजों को कैद कर लिया था एक काल कोठरी में सिराजुद्दौला ने। उसमें ये हॉल बेल भी था। अब उस काल कोठरी में 146 बंद कर दिए। अब उस 146 जो थे उसमें से अगले दिन देखा तो 43 लोग ही आपके क्या थे, जिंदा बचे थे। तो ये हॉलबेल के काल की एक घटना है, और ये हॉलबेल वहां से भाग के जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो गवर्नर आता है वो आता है बेंसीटाट, जो 1760 से लेके 65 तक रहता है। और इसी के काल में क्या होता है, बेंसीटाट के काल में बक्सर का युद्ध होता है। अब ये बक्सर का युद्ध ये लड़ता नहीं है, लेकिन इसके काल में होता है। लड़ता तो वो मैंने आपको बताया था कुछ हेस्टिंग का, मतलब मुझे हेक्टर करके नाम आता है, हेक्टर मुंडो करके नाम आता है। तो वो इसको क्या है, लड़ते हैं। और 1764 में क्या है, ये युद्ध होता है। फिर इसके बाद 1769 से लेके 72 तक जो व्यक्ति आते हैं उनके बारे में देख लीजिए, जिनका मतलब जो गवर्नर रहते हैं बंगाल के, कार्टियार हैं। क्या नाम है उनका, कार्टियार। 1769 से लेके 72 तक इनके काल में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में, बहुत बुरा अकाल पड़ा था 1770 के आसपास। इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि लाखों लोग मारे गए थे इस अकाल में 1770 में। उसके बाद 1772 में जो गवर्नर बनते हैं बंगाल के, वो वारेन हेस्टिंग बनते हैं। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। इसके बाद गवर्नर के पद को खत्म किया जाता है और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल उसका नाम रख दिया जाता है। देखिए पद वो ही रहता है, बस नाम चेंज कर दिया जाता है, ओहदे का थोड़ा मतलब वो बढ़ा दिया जाता है, काम थोड़े ज़्यादा कर दिए जाते हैं और उसको थोड़ा पद भी बड़ा कर दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस उस व्यक्ति को हटा दिया, दूसरे कपड़े पहनाए और क्या अब आप गवर्नर जनरल हो गए। तो उसको क्या कर दिया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, क्या आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। और वो व्यक्ति कौन था, वो आपका वारेन हेस्टिंग ही था। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी एक्ट के जरिए 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब इस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य जज थे जैसे कि चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। तो ये चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे, आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, अगर एक्ट के माध्यम से पूछे तो 1773 का एक्ट है, अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 1774 में बना था और कोलकाता में बना था, कलकत्ता में। इसके बाद क्या हुआ, 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को खत्म कर दिया। अब द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया था जो अभी तक चल रहा था 1765 से जो 1772 तक द्वैध शासन चला, वो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। अब इनके काल में क्या हुआ था, देखिए 1772 तक ये क्या रहा है, 1772 से 73 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि मतलब ये 80, 82 पिट्स इंडिया एक्ट ये इसी के काल में है। लेकिन ये तब क्या था, तब ये गवर्नर जनरल हो जाता है। ठीक है, आप याद रखना ये बात। तो 1780 में बंगाल गजट, जो कि जेम्स हिक्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बंगाल गजट। बंगाल का गजट बोले तो एक तरीके से बजट ही था, लेकिन ये इन्होंने अपने तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें शामिल कर रखी थी। तो जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है तो बंगाल गजट कब आया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, तो 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा पेश किया गया था। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। और 1782 में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी जो कि जोनाथन डंकन ने की थी। ये एक अंग्रेज थे जोनाथन डंकन, लेकिन इन्होंने क्या किया था, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कराई थी। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था जो कि विलियम जोन्स के माध्यम से हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं
और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी का संबंध किससे है? तो विलियम जोन्स से है। संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन से। 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट आया था और इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, जो द्वैध शासन आपका खत्म हो चुका था, वो ईस्ट इंडिया के अंदर द्वैध शासन शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया के अंदर अभी तक मतलब जो था शासन में था, ईस्ट इंडिया कर वसूल रही थी और राजा शासन कर रहे थे। अब ईस्ट इंडिया के अंदर ही आपका क्या हो गया था, द्वैध शासन आ गया था। एक बॉडी थी बीओडी, बीओडी तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापारिक मामले देखती थी। एक थी आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि आपकी राजनीतिक मामले देखती थी। राजनीतिक, प्रशासन व्यवस्था, ये सारी कौन देखने लगी थी? ये आपकी मतलब दो बॉडी बना दी गई थी ईस्ट इंडिया में। दो ही आपके, दो एक तरीके से होता नहीं, एक मैनेजमेंट का काम और एक जो होता है आपका मतलब एग्जीक्यूटिव का काम। तो ये दो अलग अलग कामों के लिए ये अलग अलग बॉडियां बनाई थी, एक व्यापारिक मामले के लिए और एक राजनीतिक मामले के लिए। तो ये जो राजनीतिक मामले थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था और जो व्यापारिक थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो गवर्नर आते हैं कार्नवालिस आते हैं, 1786 से 1793 तक रहते हैं और एक बार ये 1805 में भी आते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना, 1786 से 93 और 1805 में। इनके द्वारा क्या क्या किया गया वो देख लेते हैं। इन्हें नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। नागरिक सेवा, पुलिस सेवा बोले तो आईएएस और आईपीएस जैसी जो सेवाएं हैं ये इन्हीं के जरिए बताते हैं आई हैं, यही इनके जन्मदाता हैं। और इन्होंने दरोगा को थाना इंचार्ज बनाया था। दरोगा जो होता है उसको थाने का इंचार्ज बनाया था। और कलेक्टर को जो अधिकार मिलते हैं, एक आईएएस को जो अधिकार मिलते हैं, वो भी कार्नवालिस ने ही डिसाइड किए थे और इन्होंने खुद के अधिकार भी अपने आप ही डिसाइड किए थे। स्थायी बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा लाया गया था 1793 में। ये स्थायी बंदोबस्त क्या था? जो भी आपका टैक्स होता था, जो भी आपका जमीन से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, उसमें 90% आपका ईस्ट इंडिया को मिलता था और बाकी जो 10% जमींदार होते थे जो टैक्स को वसूल के लाते थे, तो उनको 10वां हिस्सा इनका मिल जाता था, 10%। और इसकी जो समाधि है वो गाजीपुर में। ये सारी चीज़ें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, पीछे की क्लासों में ये सारी चीज़ें हैं। बस ये गवर्नर जनरल हैं तो इनके काल में वही चीज़ें हुई हैं जो अभी तक पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक बार आपका क्या है, एक तरीके से एक रिवीजन भी हो रहा है। और इसके बाद जो आए थे वो जॉनसोर आए थे, ये 1793 से 98 तक रहे। इनके कार्यकाल की एक ही बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई थी। हस्तक्षेप की मतलब भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें इन्होंने कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना बिजनेस करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। ये नीति इन्होंने अपनाई थी जॉनसोर ने। उसके बाद जो बेले जली आते हैं वो 1798 से 1805 तक रहते हैं। अब इनके जरिए बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। बेले जली ने क्या किया है देखिए, एक तो इनको बंगाल का शेर कहा जाता था, ये बात आप याद रखिए। क्या? इनको बंगाल का शेर कहा जाता था। और इन्होंने सहायक संधि को अपनाया था। किसको अपनाया था? सहायक संधि। और इस सहायक संधि का जो जनक है वो डुप्ले है, फ्रांसीसी गवर्नर था ये डुप्ले। सबसे पहली बार जो सहायक संधि की व्यवस्था लाई थी वो डुप्ले ने ही स्टार्ट की थी और उन्हीं से अंग्रेजों ने सीख ली थी। और उसी सहायक संधि का इस्तेमाल बेलेजली ने किया। और बेलेजली ने किया तो सबसे पहले किस पे इस्तेमाल किया? और 1798 में हैदराबाद को मिलाया था सहायक संधि के जरिए। ये सहायक संधि क्या होती थी मैंने आपको बताया होगा, मतलब किसी भी राज्य को थोड़ी सहायता देके, सैनिक सहायता देके अपनी ओर कर लेना, सहायता देके अपने साथ कर लेना, वही सहायक संधि होती थी। मतलब एक तरीके से दोस्ती कर लेते थे। 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को इन्होंने अपनी तरफ किया। फिर 1799 में मैसूर और तंजौर को मिला लिया। फिर आपका 1801 में अवध को इन्होंने सहायक संधि के जरिए मिलाया। 1803 में पेशवा, जो कि आपके पेशवा आप जानते हैं मराठा, उनको मिलाया। और 1804 में इन्होंने सिंधिया, जयपुर प्लस जोधपुर, भरतपुर, इन सारी चीज़ों को अपने शासन में मिला लिया था। किसने? बेलेजली ने, इस सहायक संधि के जरिए। अब इस बेलेजली ने एक बहुत अच्छा काम किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 10 जुलाई 1800 को इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। अब इसमें क्या हो रहा था,
जो आईसीएस था, मतलब जो आईएएस था, उस समय पहले ये आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए इसने फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग के लिए ये इसने खोला था। और इसमें हिंदी भाषा का एक विभाग भी बनाया था, हिंदी को भी इसने थोड़ी महत्व दिया था, तो हिंदी भाषा का एक विभाग भी बनाया था। तो ये सारी व्यवस्था इसने की थी बेलेजली ने। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर से क्या है। कार्नवालिस आता है, मैंने बताया था 1805 में, लेकिन ये आया था, कोई खास इसके रोल तो नहीं थे, रोल तो उसके पहले ही हो चुके थे जो कुछ थे। उसके बाद में बार्लो आया था, 1805 से 7 तक रहता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इतना याद करना है कि बार्लो कब आया था। मिंटो प्रथम आए थे, 1807 से 1813 तक रहे। और मरम्बिस हेस्टिंग, एक तो बारन हेस्टिंग थे, ये आपके मरम्बिस हेस्टिंग हैं, जो कि 1813 से लेके 1823 तक रहते हैं, यानी 10 साल तक ये गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के। तो गवर्नर जनरल भारत के नहीं, गवर्नर जनरल, केवल गवर्नर जनरल, हाँ गवर्नर जनरल ये बंगाल के रहते हैं। कहाँ के रहते हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल ये रहते हैं। अब इनके काल में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, याद कर लीजिए, रट लीजिए अगर आप चाहें। देखिए एक एक चीज। संगोली की संधि हुई थी 1816 में। ये संगोली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में हुआ, तो नेपाल के राजा के साथ संगोली की संधि हुई थी और नेपाल के राजा के साथ युद्ध भी हुआ होगा। पिंडारियों का दमन मरम्बिस हेस्टिंग के काल में ही हुआ, और पिंडारियों का जो नेता था वो अमीर खां और चीतू थे। क्या नाम थे उनके? अमीर खां और चीतू। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 में डेविड हेयर के जरिए। एक व्यक्ति थे डेविड हेयर, तो डेविड हेयर ने क्या किया था? डेविड हेयर ने आपका क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? तो डेविड हेयर ने कराई थी। और तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 में, 17 से 18 तक, वो भी आपका मरम्बिस हेस्टिंग के काल में हुआ। और 1818 में पेशवा पद को ख़त्म कर दिया गया था। मैंने जब पेशवा को पढ़ाया था, मतलब मराठास को पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था। और 1820 में मद्रास का गवर्नर थॉमस मुनरो, 1820 में जो मद्रास का गवर्नर था थॉमस मुनरो, उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था, सूर्यास्त का सिद्धांत, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इसने स्टार्ट की थी। ये मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, आप पढ़ना जाके वहाँ पे जो मैंने इसकी क्लास दी है, जहाँ पे मैंने रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, ये सारी चीज़ें, सूर्य सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, सूर्यास्त का सिद्धांत, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब इसके बाद क्या हुआ? इसने बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो कि 1822 में लागू किया, ये टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत लागू किया था। एक एक्ट ये लाया था, टेनेंसी एक्ट, जिसके अंतर्गत बंगाल काश्तकारी अधिनियम इसने लगाया था। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आया वो एमहर्स्ट आता है। कौन आता है? एमहर्स्ट। 1823 से लेके 1828 तक रहता है एमहर्स्ट। इसके काल की एक इंपॉर्टेंट घटना है, 1824 में इसने बैरकपुर सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो इसी के काल में हुआ था। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि इसने भारत के जो सैनिक थे उनसे समुद्र पार जाने के लिए कहा था, और सैनिकों ने इनकार कर दिया था समुद्र पार जाने से, इसीलिए बैरकपुर सैनिक विद्रोह होता है। अब ये जो बैरकपुर सैनिक विद्रोह है, ये जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन बन के आए, ये बैरकपुर जो मतलब सैनिक विद्रोह है, जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बैरकपुर तो 1857 से संबंध रखता है, उसमें मंगल पांडे, आप समझेंगे कि 1857 में बैरक सैनिक विद्रोह हुआ होगा, लेकिन ये 1824 में हुआ था। समुद्र पार जाने से इनकार किया था सेना ने, तभी ये हुआ था। आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट विलियम बेंटिंक। क्या है विलियम बेंटिंक? यहाँ से कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे क्या है विलियम बेंटिंक, यहाँ पे मैंने शायद इसको लिखा नहीं है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था। क्या नहीं लिखा है मैंने आपको बताता हूँ। विलियम बेंटिंक जो है, मैं आगे यहाँ पे पीडीएफ में आपको ऐड करा दूंगा। अब ये क्या है, भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अभी तक ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा के क्या कर दिया जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। इन्होंने क्या क्या काम किए थे मैं वही लिख के लाया हूं। सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था 4 दिसंबर
1829 को इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को एंड कर दिया था। और ये काम इन्होंने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही किया था। मतलब राजा राम मोहन राय को इन्होंने अपने साथ में लिया था और राजा राम मोहन राय ने ही ये पूरी प्रेरणा इनको दी थी इस व्यवस्था को ख़त्म करना। अब ये व्यवस्था क्या थी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये व्यवस्था क्या थी। जब राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठगी प्रथा का अंत इन्होंने किया 1830 में। ये कर्नल सलीमन और विलियम बेंटिंग ने मिलकर किया था। एक कर्नल सलीमन थे। ठगी प्रथा उस समय चल रही थी, लोगों को ठग लिया जाता था, तो वो प्रथा भी विलियम बेंटिंग ने ही बंद कराई थी। सती प्रथा को भी बंद कराया था। शिशु वध पर इन्होंने रोक लगाई थी। अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजी शिक्षा ही शिक्षा का माध्यम होगी, तो ये विलियम बेंटिंग के काल में ही हुई थी। अब पहला विधि आयोग बना था लॉर्ड मैकाले के काल, मतलब लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष बने थे। पहला विधि आयोग बना था और लॉर्ड मैकाले इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और ये विधि मैकाले क्या है आप यहाँ से समझ लीजिए। जो 1860 में आईपीसी आई, इंडियन पेनल कोड, किसी को भी कोई भी सजा होती है इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत होती है। और एक सीआरपीसी जो 1973 में आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसको जो सजा होगी वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत होती। तो यही मैकाले कोड था, यही क्या था, विधि संहिता थी, यही विधि आयोग था। मैकाले कोड को आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या था। मतलब जो आईपीसी और जो सीआरपीसी आया है वो इन्हीं के कारण आया है। ये मतलब एक जैसे कि जो आईपीसी और सीआरपीसी है वैसे ही मैकाले का जो विधि संहिता था वो था। अब उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए हैं जो आए हैं वो मेटकाफ आए हैं। और मेटकाफ 1835 से 36 तक रहते हैं, एक ही साल के लिए। इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला जाता है। उसके बाद में ओकलैंड आए हैं। ओकलैंड जो 1836 से 42 तक रहते हैं। अब इनको क्या बोला गया है, सड़के आजम। इन्होंने क्या कहा है, जो सड़के आजम है उसको जीटी रोड का नाम दिया। ये सड़के आजम क्या था, सड़कें आजम वो थी, जब मैंने पढ़ाया था जहाँ वो क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, जीटी रोड जो बने हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, वो शेरशाह सूरी की ही देन है। लेकिन उस समय उसको क्या कहा जाता था, सड़कें आजम कहा जाता था। और उसी का नाम जीटी रोड रख दिया था, ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था किसने, ओकलैंड ने नाम दिया था। उसके बाद एलन बिरो आया, 1842 से 44 तक रहा। अब इसके काल की भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, इसने दास प्रथा का अंत किया था। क्या किया था इसने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था। दास प्रथा क्या थी, लोगों को मतलब भारत में क्या थी, लोगों को दास बना के रखा जाता था। तो इसने मतलब दास प्रथा को खत्म कर दिया था। एलन बिरो ही वो व्यक्ति है जो भारत से दास प्रथा को खत्म करता है। और इस दास प्रथा के लिए लड़ाई अमेरिका में भी बहुत होती है। जो आपके 16वें राष्ट्रपति अमेरिका के अब्राहम लिंकन होते हैं, उन्होंने इसकी बड़ी भयंकर लड़ाई लड़ी थी दास प्रथा की मुक्ति के लिए। तो ये दास प्रथा भारत से किसने हटाई थी, एलन बिरो ने हटाई थी। आपको ये बात पता होना चाहिए कि दास प्रथा भारत से किसने हटाई थी, तो एलन बिरो ने हटाई थी। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं। अब एक बात और भी यहाँ पे याद रखिए, एलन बिरो के काल में ही 1843 में जो रविवार की छुट्टी होती है ना, जो संडे की हम जो छुट्टी मनाते हैं, वो आपका एलन बिरो के काल में ही 1843 में आई थी। ये फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हार्डिंग फर्स्ट आया। इसके बाद हार्डिंग फर्स्ट आया है तो हार्डिंग सेकंड भी आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे हार्डिंग फर्स्ट लिखा है। तो हार्डिंग फर्स्ट 1848 से लेके 1844 से लेके 1848 तक रहते हैं। इन्होंने नरबली को समाप्त किया था। नरों की भी बलि दी जा रही थी उस टाइम पे, मतलब कुछ ऐसी बातें थी, नरबली हो रही थी। लेकिन ये किस जनजाति में हो रही थी, खोंड जनजाति, एक जनजाति होती हैं जो जंगलों में रहती हैं, वहाँ पे नरबली की व्यवस्था थी। तो इन्होंने हार्डिंग ने उसको बंद कराया था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक होता है, और लाहौर की संधि होती है, तो ये भी इन्हीं के काल में होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पीछे की क्लासों में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और बड़ी डिटेल्ड वाइज मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आए थे वो डलहौजी आए थे। कौन आए थे, लॉर्ड डलहौजी। अब इनके काल में काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, तो इनको पढ़ते हैं और काफ़ी चीज़ें इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो एक एक चीज़, सबसे पहले इनका कार्यकाल देख लीजिए। 1848 से 56 तक रहते हैं। 1848 से 56 तक रहते हैं। और
इन्होंने क्या है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय नीति, ये सारी नीतियां इन्होंने चलाई थी। ये सारी नीतियां का मतलब है इसी एक नीति का नाम, इतने नाम दिए हैं, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में बोले, व्यापगत का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति। ये क्या थी? ये वो नीति थी, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि जैसे कोई भी राजा है, अब उस राजा का कोई वारिस नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेज का ये दावा था कि जिस भी राज्य का कोई वारिस नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो राज्य अंग्रेजों का होगा। और यही नीति राज्य हड़प नीति कही गई, यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, व्यापगत का सिद्धांत कहा गया, शांतिपूर्ण विलय की नीति बोली गई। तो इसके जरिए इन्होंने सबसे पहले जो मिलाया था वो सतारा को मिलाया था 1848 में। जब ये जैसे ये मतलब गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के, तैसे ये किसको बना, मतलब 1848 में सतारा को सबसे पहले मिलाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जैतपुर और संभल को 1849 में, इस पे भी हड़प नीति के जरिए इसको अपने में शामिल कर लेते हैं। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा के, और ये कुशासन का आरोप आउटरम की रिपोर्ट पे लगाया था। आउटरम ने कहा था कि अवध में तो कुशासन है, वाजिद अली शाह तो सही से शासन कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर लिया था, इसको कुशासन का आरोप लगा के ये सारे के सारे राज्य मतलब ये हड़प कर लिए थे। हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिए थे। अब डलहौजी ने कुछ और भी काम किए, जैसे कि रेलवे का जनक इसको बोला जाता है। 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चली थी भारत में, जो कि मुंबई से थाने चली थी, और ये 33 से 34 किलोमीटर चली थी। मतलब कहीं कहीं पे 33 किलोमीटर लिखा है, कहीं कहीं पे 34 किलोमीटर मिलता है लिखा, तो आप दोनों ही याद कर सकते हैं, 33 या 34 किलोमीटर ये चलाई गई थी। डाकघर अधिनियम आया 1854 में, जो डाक व्यवस्था चल रही है, जो आपकी इंडियन पोस्ट, मतलब जो इंडिया पोस्ट चल रही है ना, भारतीय डाक व्यवस्था चल रही है, तो वो 1854 में इसकी स्थापना होती है। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी। शिमला को ग्रीष्मकाल के लिए राजधानी चुना गया था, ये डलहौजी ने ही बनाई थी। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, अभी हमने प्रथम देखा था 45 से 46, और सेकेंड आपका 1848 से 49 में हुआ था। और यहीं पे जो कोहिनूर हीरा था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था, लॉर्ड डलहौजी के हाथ में आ गया था। विद्युत तार सेवा यहीं से स्टार्ट हुई थी, डलहौजी ने ही स्टार्ट कराई थी विद्युत तार सेवा, तो ये भी 1854 में आपकी स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे और चीज़ें देखिए, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आप देखते हैं सड़कें होती हैं ना, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, तो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको लोक निर्माण विभाग बोला जाता है, ये डलहौजी ने ही स्थापित किया था। वुड डिस्पैच आया था, जो लॉर्ड मैकाले था उसकी जो विधि आयोग थी, और शिक्षा का जो सिद्धांत था, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इस वुड डिस्पैच को बोला गया है, 1854 में आया था। और मैकाले का टपकन सिद्धांत रद्द कर दिया गया था। मैकाले ने विधि संहिता भी लाए थे, और मैकाले का आपका क्या था, शिक्षा आयोग भी था। तो शिक्षा मतलब जो आई थी अंग्रेजी शिक्षा, जो विलियम बेंटिंग ने चलवाई थी और लॉर्ड मैकाले के द्वारा, तो उसका अध्यक्ष ही था, और विधि आयोग भी उसके द्वारा बनाया गया था, तो उसको रद्द कर दिया गया था, मैकाले का टपकन सिद्धांत, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया वुड डिस्पैच को। तो ये बात आप याद रखना, वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था, उसका ड्राफ्ट बना था यहाँ पे 1856 में, लेकिन ये 1856 में इसका ड्राफ्ट बना, और 1856 में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से ये एक्ट भी बन गया था। इसका ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ, फिर इसका एक्ट बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो आया था वो कैनिंग आया था। यहाँ से शासन में परिवर्तन आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति हो चुकी थी। तो कैनिंग आया, 1856 से 62 तक रहा। और कैनिंग के कार्यकाल में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 1773 से 58 तक ईस्ट इंडिया का शासन रहा है, और 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहा है। ताज बोले तो डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन रहा है, अभी तक ईस्ट इंडिया का शासन कर रही थी, अब डायरेक्ट इंग्लैंड के जो राजा हैं उनका शासन भारत पे हो जाता है। इसे भारत का मतलब ये भारत शासन अधिनियम भी आता है, मतलब ये जो 1858 है, यहाँ से भारत शासन अधिनियम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1857 का जो युद्ध हुआ था, जो महासंग्राम हुआ था, वो कैनिंग के ही काल में हुआ था।
गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल तथा पहला वायसराय 1858 के एक्ट से ये बना था। अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का और पहला वायसराय इसी को बनाया गया था, कैनिंग को। आईपीसी जो कि 1860 में पारित हुई, जो कि वुड डिस्पैच मतलब लॉर्ड मैकाले की जो विधि संहिता थी उसके जरिए 1860 में ये आई थी और 1862 में इसको लागू कर दिया गया था, आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को। विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में एक्ट आया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, अभी मैंने पीछे भी बताया था, पहले ड्राफ्ट बना था डलहौजी के काल में और कैनिंग के काल में ये एक्ट बन गया था। पहला आयकर अधिनियम 1860 में, और पहले आयकर अधिनियम में 1860 में 500 रुपये जिसकी मतलब वार्षिक इनकम होती थी उस पर आयकर लगता था। पहला हाई कोर्ट एक्ट आपका 1861 में आया और हाई कोर्ट एक्ट के जरिए कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया। बॉम्बे, मद्रास ये आपके क्या है 1862 में बने थे। एक्ट कब आया आपका 1861 में आया था, लेकिन ये बने कब थे 1862 में। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास ये 3 हाई कोर्ट आपके बने थे और ये आज भी हैं। सबसे पहले कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, ये आपके बने थे 1862 में। पूछ लिया जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में हुई थी। अब इसके बाद जो व्यक्ति आते हैं वो मेयो आते हैं और मेयो 1869 से 72 तक रहते हैं। इससे अब कैनिंग के बाद में मतलब 1862 से 69 तक काफ़ी गैप है, और भी आते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है हमको वही पढ़ना है। तो 1869 से 72 तक कौन आता है, भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना मेयो के द्वारा कराई जाती है। अब इससे आपको एक चीज़ याद आएगी, जो जनगणना हुई थी वो 1872 में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो पहली प्रायोगिक व अनियमित जनगणना हुई थी, तो वो लॉर्ड मेयो के काल में ही हुई थी। और लॉर्ड मेयो ने एक कृषि विभाग भी बनाया था, कृषि विभाग की स्थापना की थी। और मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में शेर अली अफरीदी ने कर दी थी। आप ये भी याद रखना, मेयो की हत्या किसने की थी, पोर्ट ब्लेयर में की थी और शेर अली अफरीदी ने कर दी थी। तो ये बातें आप याद रखना। ये हम क्या है इनके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमें और भी चीज़ें इतिहास में पढ़नी है, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पे आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। लिटिन, इसके बाद आते हैं लिटिन। लिटिन 1876 में आते हैं और 80 तक रहते हैं। अब इनके काल में क्या क्या होता है वो एक बार आप लोग देख लीजिए। प्रथम दिल्ली दरबार लगता है 1877 में। ये दिल्ली दरबार 3 बार लगेगा, मैं यहाँ पे पूरा लिख के लाया हूँ। और जो यहाँ पे 1877 में दिल्ली दरबार लगता है, वहाँ पे विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और दिल्ली दरबार का इतिहास यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लिटिन के द्वारा लगाया गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार कर्जन के द्वारा लगाया गया था 1903 में। फिर तृतीय आपका 1911 में हार्डिंग सेकंड के द्वारा लगाया गया था। और जो द्वितीय आपका हुआ था कर्जन वाला, उसमें अलेक्जेंडर और एडवर्थ भारत आए थे। और जो तृतीय हुआ था उसमें पंचम प्लस मेरी आए थे। तो ये बात आप याद रखना। ये दिल्ली दरबार का इतिहास है, कब कब लगाए, 3 बार लगाया, मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया है। अकाल आयोग बना था 1877 में। अकाल आयोग का गठन हुआ था क्योंकि यहाँ पे बड़े ही अकाल पड़ रहे थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था दोस्तों, जो भारतीय समाचार पत्र थे अलग अलग लैंग्वेज में, जो अपनी मतलब जो अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें जो समाचार पत्र छप रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो समाचार पत्र जो थे, प्रेस थी, उस पर इसने क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का आ गया था। मतलब अब कोई भी अखबार नहीं छपेगा, ये इसने ऐसी बातें कर दी थी सारी। मतलब जो क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे अखबार छपते हैं उनको इसने जब्त कर दिया था, बंद कर दिया था। अब इसके जरिए किन किन को बंद किया गया था वो भी देख लीजिए। जैसे एक अमृत बाजार पत्रिका थी जो बांग्ला भाषा में आती थी और ये कलकत्ता में छपती थी। इसके संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। तो ये भी इसने क्या कर ली थी, बंद करवा दी थी। सोम प्रकाश एक पत्र था जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था, इसको भी बंद कर दिया था। ढाका प्रकाश, भारत मिहिर, साहचर्य, ये सारे के सारे क्या थे, अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज में छपने वाले क्या थे, अखबार थे। तो इनको बंद कर दिया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के जरिए।
फिर इसने क्या किया था, 1877 में ही इसने भारत शस्त्र अधिनियम लगाया था। मतलब अब कोई भी शस्त्र लेके नहीं घूम सकता है। भारत शस्त्र अधिनियम में क्या है, इसने जिस पे भी कोई शस्त्र दिख गया उसको डायरेक्ट पकड़ो और जेल में फेंक दो, तो ये इसने ऐसा लगा दिया था। सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। मतलब अभी तक जो सिविल सेवा में बैठने की जो मैक्सिमम एज थी, मतलब मिनिमम एज थी, मैक्सिमम एज थी वो 21 थी, अब क्या कर दी 19। अगर 19 से कोई ज़्यादा हो गया है तो वो सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। मतलब 19, अभी तक 21 थी, 21 साल में आप बैठ सकते थे, अब 19 में कर दी, मतलब आपको पहले बैठना पड़ेगा। अब 19 साल में भारत का कोई ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जो, मतलब भारत में इतनी शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी नहीं, भारत इतने टैलेंटेड तो थे नहीं उस समय इनके हिसाब से, क्योंकि जिससे ही उम्र बढ़ती है वैसे ही इंसान की समझ बढ़ती है, तो इन्होंने कम कर दी ताकि भारतीय इस एग्जाम को कम क्रॉस कर पाएँ। अब इसका भी अपना एक इतिहास रहा है, अलग अलग मतलब लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इसकी एज को डिसाइड किया है। जैसे कि डलहौजी ने 1853 में क्या किया, 23 वर्ष इसकी रख दी थी। कैनिंग ने इसको 22 वर्ष किया था। लॉरेंस ने 1866 में 21 कर दी थी। लेटिन ने क्या किया था, 1878 में 19 कर दी थी यही वाली। और 1886 में डफरिन ने फिर से इसको क्या कर दिया था, 23 कर दिया था। इसकी मिनिमम एज क्या कर दी थी, 23 कर दी थी। तो ये आप याद रखना। और लेटिन ने ही यहाँ पे देखिए, लेटिन का आलोचक कौन है, ग्लैडसन है। पायनियर मैगजीन में इसका जिक्र मिलता है। ग्लैडसन ने कहा है कि लेटिन बहुत ही बुरा व्यक्ति था, इसने भारत को क्या है, मतलब बहुत बुरी व्यवस्थाएं इसने भारत में चलाई थी। अब इसके बाद जो आएंगे वो रिपन आएंगे, एक लेटन है एक रिपन है। तो इसके बाद जो आए हैं वो रिपन आए हैं। अब रिपन का देखिए 1880 से लेके 1884 तक ये रिपन साहब रहते हैं। अब ये रिपन साहब रहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो काम लेटन ने किए इन्होंने उसके बिल्कुल विपरीत काम किए और बड़े अच्छे काम किए। इन्होंने वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया 1882 में। इन्होंने कहा आप अपने अखबार छापिए, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात रखिए। और पहला कारखाना अधिनियम इनके ही जरिए आया था 1881 में। आप कारखाने बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, प्रेस बना सकते हो, कुछ भी। और पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के द्वारा कराई गई थी। पहली अनियमित कब हुई थी, मेयो के द्वारा 1872 में, और नियमित आपकी कब हुई थी 1881 में, इन्हीं के जरिए। इल्बर्ट बिल आया था यहाँ पे। इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। इस इल्बर्ट बिल में क्या लिखा गया था, भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकेंगे। भारतीय जजों को ऐसी मतलब एक तरीके से शक्ति दे दी गई थी, मतलब पावर दे दी गई थी कि वो अंग्रेजों का भी मुकदमा सुन सकते थे, ये इल्बर्ट बिल में कहा गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहा गया। इसने लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत है, आपकी जो ब्लॉक स्तर पे है, आपकी जिला पंचायत है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं, स्थानीय स्वशासन होते हैं। तो इनका जनक आपका रिपन है। और हंटर कमीशन का भी जनक, मतलब हंटर कमीशन जो आया था वो भी आपका इसी के जरिए आया था। अभी हंटर कमीशन क्या था, हंटर कमीशन ये मतलब एक तरीके से भारतीय शिक्षा आयोग भी है। मतलब भारत की शिक्षा व्यवस्था को जो एक तरीके से चरम लेवल पे ले जाया गया तो वो हंटर कमीशन के जरिए ही ले जाया गया। और इसके जरिए पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई इस हंटर कमीशन के जरिए। तो इसने बड़ी अच्छे अच्छे काम किए। और इसी अच्छे अच्छे काम के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक कहा है। क्या, भारतीय समाज का उद्धारक कहा है। और इसके बाद में जो आते हैं वो डफरिन साहब आते हैं। कौन आते हैं, डफरिन साहब आते हैं। डफरिन 1884 से लेके 88 तक रहते हैं। और डफरिन के काल में ही 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे ये डफरिन के काल में होता है। उसके बाद जो लैंस डाउन आते हैं व्यक्ति 1884 से, यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे जो ये डेट है ये सही से नहीं टाइप की है। यहाँ पे 1888 से आगे तक की डेट दी गई है। अब वो आगे तक की मुझे भी इस समय मैंने क्या यहाँ पे टाइप करना था मैं भूल गया। वो 1800 मतलब आगे तक की डेट थी जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है। मैं यहाँ पे इसको सही कर दूंगा, आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें बिल्कुल राइट आपको मिलेगी। मैं भी मतलब देखिए मैं भी यहाँ पे सीखने के ही प्रयास में हूँ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको पीडीएफ में इसकी सही एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। इसने क्या किया था 1893 में जो डूरंड लाइन आई थी,
डूरंड लाइन आपकी क्या थी, अफगानिस्तान, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपने सुना होगा डूरंड लाइन है। पाक और मतलब जो भारत है उसके बीच में आपकी कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। और जो आपकी भारत और चीन के बीच में वो आपकी मैकमोहन रेखा है। तो ये जो लाइनें खींची गई थी अफगानिस्तान के बीच में, जो डूरंड लाइन खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, वो लैंसडाउन के काल में खींची गई थी। उसे डूरंड आयोग भी कहते हैं, डूरंड लाइन भी कहते हैं। और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया, वो आपका लैंसडाउन के काल में आया। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो 1898 की तरफ बढ़ते हैं, जिस टाइम पे कर्जन आया था। अब यहाँ पे जो एक व्यक्ति है, मैं शायद उनको छोड़ गया हूँ, एक मतलब जो वायसराय, उनको मैं स्किप कर चुका हूँ। लेकिन आप, और मैंने स्किप किया है इसलिए क्या है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्ति 1898 तक रहता है, उसको मैंने यहाँ पे स्किप कर रखा है। तो फिलहाल उसको आप टेंशन ना लीजिएगा, अगर मैं देखूंगा फिर से अगर कुछ बचता है उसमें तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे कर्जन को पढ़िए, जो कि 1898 से लेके और 1905 तक रहते हैं। तो कर्जन क्या है, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कर्जन के काल में ही हुआ था। और कर्जन ने फूट डालो राज्य करो की नीति स्टार्ट की थी। और पहली बार जातिगत जनगणना जो हुई थी वो कर्जन के काल में ही हुई थी 1901 में। पुलिस आयोग जो कि 1902 में आया, अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर बनाए गए थे, ये भी कर्जन के काल में ही आए थे। तो कर्जन ने काफ़ी चीज़ें की थी। और प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून जो आया था 1904 में, ये भी कर्जन ने स्टार्ट कराया था। 1903 का जो दूसरा दिल्ली दरबार लगा था, अभी मैंने दिल्ली दरबार के बारे में जब बताया था तो ये भी क्या है, कर्जन के काल में ही हुआ था। और दूसरे दिल्ली दरबार में मतलब अलेक्जेंडर और एडबर्थ आए थे। उसके बाद में कौन आते हैं, मिंटो आते हैं। कौन आते हैं, मिंटो, जो 1905 से लेके 1910 तक रहते हैं। अब मुस्लिम लीग का गठन इनके काल में होता है, किनके काल में, मिंटो सेकेंड के काल में, 1906 में। कांग्रेस में फूट, सूरत जो स्प्लिट हुआ था 1906 में, सूरत विभाजन और सूरत अधिवेशन, वो सब इन्हीं के काल में हुआ था। 1907 में, यहाँ पे 6 लिखा है, 1907 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1907 में यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और 1909 में मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था, मोर्ले मुंटे सुधार अधिनियम जो आया था, वो भी आपका मिंटो सेकेंड के काल में ही आया था। अब ये मोर्ले कौन है, मिंटो कौन है, ये मैंने पॉलिटी की क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। पॉलिटी की क्लास में जो एक्ट हैं उन सारे एक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है, तो ये सारी बातें वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता सकता। हार्डिंग, उसके बाद में जो आते हैं हार्डिंग सेकेंड, जो 1916 से लेके मतलब 1910 से लेके 1916 तक रहते हैं। अब हार्डिंग ने तीसरा दिल्ली दरबार लगाया था 1911 में। बंगाल विभाजन को इसने रद्द कर दिया था, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द किया था। अब दिल्ली राजधानी बनाने की इसने घोषणा की थी। दिल्ली राजधानी का इतिहास देख लीजिए, दिल्ली 1912 में राजधानी बनती है और 1927 में नई दिल्ली शहर बनता है, 1931 में नई दिल्ली राजधानी बनती है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं लिख के लाया हूँ, आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी भारत इन्हीं के काल में वापस आए थे 1915 में। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और होम रूल लीग इन्हीं ने मतलब इसी के काल में स्टार्ट हुआ था, हार्डिंग के काल में ही, हार्डिंग सेकेंड के काल में ही। और होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में तिलक जी ने महाराष्ट्र में की थी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। अलग अलग जगह पे ये लोग अपना ये आंदोलन चला रहे थे। उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना 1916 में हार्डिंग सेकेंड के काल में हुई थी और ये मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुआ था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, मतलब भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपका बनारसी विश्वविद्यालय है। तो ये 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने कराई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से टाइप कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, गलत टाइप हो गया है। और ये गलत टाइप क्या हो गया है, जैसे लखनऊ पैक्ट, यहाँ पे जो हार्डिंग है, हार्डिंग के बाद एक व्यक्ति आते हैं, उनका
थोड़ा सा मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है वो मुझे यहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे करजन ही टाइप है, मिस्टेक से यहाँ पे करजन ही टाइप रह गया है। तो यहाँ पे देखो मैं याद कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो व्यक्ति कौन है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा। और वो व्यक्ति कौन है मैं वहाँ पे उसका नाम भी बता दूंगा, अगली क्लास में मैं बता दूंगा, इस चीज़ को बताते हुए चलूंगा। तो लखनऊ पैक्ट आया था 1905 में, 1905 में नहीं, लखनऊ पैक्ट आया था 1916 में। यहाँ पे मतलब ये मैं क्या होता है, जब मैं पीडीएफ बना रहा होता हूँ, जब मैं पीपीटी बना रहा होता हूँ, तो मैं काफ़ी चीज़ें कट कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो उनमें कभी कभार कुछ चीज़ें मतलब एडिट करना भूल जाता हूँ। जैसे कि लखनऊ पैक्ट मैंने लिख दिया और डेट उसकी बदली ही नहीं, 1916 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी के काल में। तो फेडरल आयोग 1917 में आया, 1917 में गठन हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को आपका क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट आपका आया था 1919 में। असहयोग आंदोलन भी आपका 1920 से स्टार्ट हो गया था। और चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे मैं वो व्यक्ति को भूल ही गया हूँ, मतलब मुझे वो याद ही नहीं आ रहा है कि वो कौन था इस टाइम पे। कोई बात नहीं, बता देंगे, या पीडीएफ में आप लोगों को इसका सही जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में जो 1921 में व्यक्ति आता है वो आपका रेडिंग, उसका नाम होता है, क्या नाम होता है, रेडिंग। अब यहाँ पे जो व्यक्ति आता है वो मुझे शायद मतलब दिमाग में नाम है, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो रेडिंग को पढ़ते हैं। रेडिंग आपका 1919 से लेके 1926 तक रहता है। अब इसके काल में क्या होता है, चौरी चौरा की घटना होती है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। तो किताबों में आपको देखने को मिलता होगा 5 फरवरी 1922, लेकिन एग्जैक्ट डेट उसकी 4 फरवरी 1922 है। और असहयोग आंदोलन यहीं से मतलब क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, असहयोग आंदोलन यहीं से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ था वो 1922 में बंद हो जाता है। स्वराज्य पार्टी का गठन रेडिंग के काल में ही 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या कर लिया था, स्वराज्य पार्टी का गठन कर दिया था। और भगत सिंह वगैरह और चंद्रशेखर आज़ाद ने एचआरए क्या था ये, हिंदुस्तान, जब मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एचआरए का गठन किया था, हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी मतलब एसोसिएशन था इसका नाम। 1924 में इसका गठन होता है। 1928 में इसमें क्या है, हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन सोशलिस्ट करके इसमें क्या है, HSRA इसमें जुड़ जाता है। HS हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन इसमें जुड़ जाता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। काकोरी कांड ये 9 अगस्त 1925 को रेडिंग के काल में ही हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। अब जो और भी 2 इंपॉर्टेंट लोग बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। 2 नहीं, अभी काफ़ी हैं। जैसे कि इरविन आपने पढ़ा होगा, 1926 से लेकर 31 तक रहता है। अब इरविन के काल में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 34 तक होता है। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, इसी के काल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के काल में 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, ये भी इरविन के साथ होता है। तो गांधी इरविन समझौता आपसे बोला जाता है, तो वो इरविन के काल में ही होता है। अब यहाँ पे ब्लिंगडन आता है, एक व्यक्ति 1931 से लेकर 36 तक रहता है। इसके काल में 2nd और 3rd गोलमेज सम्मेलन होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के काल में आता है। पूना पैक्ट, पूना की जो यरबदा जेल है उसमें पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। गांधी और अंबेडकर के बीच में एक मीटिंग हुई थी, तो वो पूना पैक्ट के नाम से जानी जाती है। ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। अभी मैं गवर्नर जनरल को पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन गवर्नर जनरल हुए हैं। अब क्लास के एंड में आ चुके हैं हम। और लिनलिथिगो जो कि 1936 से 43 तक रहते हैं। और लिनलिथिगो के काल में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया। क्रिप्स मिशन आया, फॉरवर्ड ब्लॉक आया। और इनके फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि
सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, मतलब उनकी एक फौज थी, ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। उसके बाद बेबेल आए, बेबेल जो वायसराय आया उसके काल में 1943 में, बेबेल 1947 तक रहता है, 1943 से लेकर 47 तक। इन्हीं के काल में शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन जैसी चीज़ें आईं। और माउंट बेटन के काल में क्या हुआ, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या है, ये इतने वायसराय देख लिए। अब इनमें जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप हमारी क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा ये टेलीग्राम चैनल है महान सर, उसको आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। यहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो सपोर्ट बनाए रखें और आगे मैं कंटिन्यू जो क्लासें लाऊंगा उनमें आप बने रहिएगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।